आज के गद्य खंड में पाठ 1 के अंतर्गत लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करते हैं। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है कि लेखक अपने बड़े भाई साहब के साथ घर से बाहर अपने गांव से दूर शहर के हॉस्टल में पढ़ने के लिए आता है। लेखक स्वभाव से काफ़ी चंचल प्रवृत्ति का था, जैसा कि बचपन में बालकों में चंचल आदतें होती हैं, और उसका मन हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन एक चीज़ की विशेषता थी लेखक के साथ कि वह पढ़ाई में मेधावी था, अच्छे दिमाग वाला था, और कोई भी चीज़ उसे बड़ी आसानी से मनोयोग से तैयार हो जाती थी, याद हो जाती थी। ठीक इसके विपरीत उसके बड़े भाई साहब का स्वभाव दिखाया गया है कि किस तरह से बड़े भाई साहब हमेशा दिन रात पढ़ते रहते हैं, कापी किताबों में ही गड़े रहते हैं। लेखक ने उन्हें किताबी कीड़ा भी कहा है। और इसके पश्चात भी वो जब सालाना इम्तहान होता है तो हर साल फेल हो जाते हैं। बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे। लेखक हॉस्टल में उनके संरक्षण में रहता है और हमेशा वो बड़े भाई साहब के द्वारा डांटा जाता है, ना पढ़ने के कारण, खेल कूद में लगे रहने के कारण। बड़े भाई साहब उसे बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, बहुत तरीके से समझाते हैं, और इसी बड़े भाई साहब के समझाने के विवरण में ही पूरा पाठ, पूरी कहानी लेखक ने लिखी है। एक समय ऐसा आता है कि जब लेखक और बड़े भाई साहब बराबर की कक्षा में पहुंचने वाले होते हैं, क्योंकि लेखक प्रतिवर्ष अव्वल दर्जे से पास हो जाता था अच्छे अंकों से, और बड़े भाई साहब इतनी मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते थे। तब बड़ा मार्मिक संस्मरण आता है उस पूरे पाठ में कि लेखक अपने मित्रों के साथ पतंगे लूट रहा था। कनकौवा कहा गया है पतंग को। और वो कनकौवे पतंगे लूटते लूटते अचानक बड़े भाई साहब से टकरा जाता है, जो कि बाहर से कहीं से लौट रहे थे। इसके बाद फिर बड़े भाई साहब उसे प्रवचन देते देते, उपदेश देते देते बीच में एक मार्मिक बात कहते हैं कि अगले वर्ष तुम मेरे बराबर आ जाओगे, और हो सका अगर परीक्षकों की यही स्थिति रही तो तुम मुझसे भी एक क्लास आगे निकल जाओ। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं तुमसे उम्र में और तजुर्बे में हमेशा बड़ा था, बड़ा हूँ और बड़ा रहूँगा। यह बात लेखक के मन में घर कर जाती है, और जो 2-3 साल से उसके मन में अहंकार आ गया था कि बड़े भाई साहब कितना भी पढ़ लें वो पास नहीं हो सकते, और मैं भले चाहे ना पढ़ूं लेकिन मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा, ये धारणा उसके मन से दूर होती है। और उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि जीवन में डिग्रियों का मूल्य नहीं है, मार्कशीटों का मूल्य नहीं है। मूल्य है तो असली तजुर्बे का मूल्य है, अनुभव का मूल्य है, जो कि बड़ा होने से ही आता है। केवल किताबें पढ़ लेने से और क्लास पास कर लेने से वो ज्ञान नहीं मिलता है। विभिन्न घटनाक्रमों में ये कहानी घूमती है और अंत में इसी प्रसंग के साथ ये कहानी समाप्त होती है। प्रश्नोत्तरों में जो मौखिक रूप से छोटे छोटे उत्तर जिनके हैं प्रश्नों के आपसे पूछे जाएंगे। पहला है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। कहानी में बताया गया है कि कथानायक की रुचि कंकड़ियाँ उछालने में, खेलने कूदने में, घूमने फिरने में, गप्पे मारने में और पतंगबाजी में थी। छुट्टी के दिन वो अपने साथियों के साथ छात्रावास हॉस्टल के फाटक पर चढ़ करके मोटर कार की सवारी का आनंद लेता था। जैसे बड़े बड़े लोहे के गेट होते हैं, उसमें बच्चे लटक करके गेट को इधर से उधर घुमा करके सवारी का आनंद लेते हैं, वैसे ही लेखक भी बड़ा आनंद लेता था छात्रावास के गेट में चढ़ करके। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। यानी कि छोटा भाई जब भी छात्रावास के कमरे से बाहर रहता था और खेल कूद की गतिविधियां करके कमरे में आता था, तो वो बड़े भाई साहब को अपने प्रति घूरता हुआ पाता था, और बड़े भाई साहब गुस्से में आकर के उससे पहला सवाल यही पूछते थे कि कहाँ थे, यानी इतनी देर में आ रहे हो, अभी तक तुम कहाँ थे। अगला प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। जब दूसरी बार छोटा भाई पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए, तो छोटे भाई
का व्यवहार पहले की अपेक्षा अधिक स्वच्छंद हो गया और पहले वह बड़े भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता था, अब उसने वो भी पढ़ना बंद कर दिया। अब उसका सारा दिन मटर गश्ती करने, खेलने कूदने, घूमने फिरने और पतंगबाजी में ही बीतता था। यानी कि उसके मन में ये धारणा घर कर गई थी कि वो बिना पढ़े भी पास हो सकता है, इसलिए उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला चौथा प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 वर्ष बड़े थे और वह कक्षा 9 में पढ़ते थे। 5 साल का अंतर था दोनों में और बड़े भाई साहब उस समय कक्षा 9 में पढ़ रहे थे। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? जैसा कि बताया है, बड़े भाई साहब किताबी कीड़ा थे, किताबों में ही गड़े रहते थे। जब किताबों में आंखें गड़ाए गड़ाए वो थक जाते थे तो वो वहीं बैठे बैठे कुछ काम किया करते थे, जिससे लगता था कि वो दिमाग को आराम दे रहे हैं। करते क्या थे वो? कई बार किताब या कॉपी के हाशिए पर व्यर्थ की बातें बार बार लिखते थे और पशु पक्षियों आदि के चित्र बनाया करते थे। इससे उनको मानसिक आराम मिलता था। कभी कभी एक ही शब्द को वो कई बार लिखते थे और इस तरह से अपनी जगह पर ही बैठे बैठे वो दिमाग को आराम देते थे। इसके पश्चात लघु प्रश्न हैं, जिनमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा, फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? ये हम सबके साथ समस्या होती है। जिंदगी भर हम पढ़ाई के प्रति अपने आप को संकल्पित करके समय सारणी अर्थात टाइम टेबल बनाने बैठते हैं। इतने बजे उठेंगे, इतने बजे तक स्नान ध्यान करेंगे, नाश्ता करेंगे, विद्यालय जाएंगे, विद्यालय से वापस आएंगे, फिर इतने समय तक ये विषय पढ़ेंगे, इतने समय तक ये विषय पढ़ेंगे। वैसे ही छोटा भाई भी जब बड़े भाई की डांट खा लेता था तो अपना टाइम टेबल बनाने बैठता था, कसम खा के कि कल से वो पढ़ाई करेगा। जिसका छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि वो आगे से खूब जी लगाकर पढ़ाई करेगा और खेल कूद से दूर रहेगा, लेकिन पहले दिन से ही टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती थी, क्योंकि मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव पेच, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती उसे अपनी ओर खींचती थी। और हॉस्टल से बाहर जाते ही वो टाइम टेबल के बारे में सब कुछ भूल जाता था। टाइम टेबल तो प्रत्येक व्यक्ति बना लेता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो उसका पालन कर सकें, क्योंकि टाइम टेबल बनाने के बाद अगले दिन से ही हाँ अभी कर लेंगे, हाँ अभी कर लेंगे के चक्कर में वो सारा टाइम टेबल धरा का धरा रह जाता है। यही छोटे भाई के साथ भी होता था। दूसरा प्रश्न है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? अर्थात बड़े भाई साहब ने उससे क्या कहा जब वो दिन भर गुल्ली डंडा खेलने के बाद बड़े भाई साहब के पास गया? जब वो बड़े भाई साहब के पास गया तो छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो बड़े भाई साहब बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए उसे घमंडी बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हें बड़ा घमंड हो गया है, एक बार पास हो गए हो तो। उन्होंने छोटे भाई की सफलता को तुक्का बताते हुए आने वाली कक्षा की पढ़ाई का भय दिखाया। उन्होंने कहा कि गलती से अंधे के हाथ बटेर लग गई है तुम्हारे साथ, और दोबारा अगर इन्हीं हरकतों को करते रहे तो अगले साल तुम पास नहीं हो पाओगे। तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहानी का मार्मिक दृष्टिकोण भी यही है जो अंत में बड़े भाई साहब प्रकट करते हैं छोटे भाई के साथ सामने। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थीं? बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं इसलिए दबानी पड़ती थीं क्योंकि बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई को वो अच्छा बनाना चाहते थे। हर बड़ा चाहता है कि उसका छोटा उससे भी अधिक तरक्की करे, इसीलिए वो अपने छोटे पर समझाने और डांटने का अधिकार रखता है। यदि वे खुद बेराह चलते तो छोटे भाई को कैसे रोक टोक सकते थे? बड़े भाई साहब जानते थे कि अगर वो खुद खेल कूद में मज़े लेने लगे, घर से बाहर हॉस्टल से बाहर रहने लगे, तो छोटा भाई भी उनका अनुसरण करेगा और उनसे भी 4 कदम आगे निकल जाएगा। इसलिए वो स्वयं को अपने कमरे में बंद करके रखते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे ताकि वो अपने भाई के आगे नज़ीर बन सकें और छोटा भाई उन्हें देख करके स्वयं पढ़ना लिखना चालू कर दे। इसी कर्तव्य ने उनको अपने मन की इच्छाएं दबाने पर विवश कर दिया था। बाहर कितने भी मैच होते थे, कितना भी खेल कूद होता था, लेकिन बड़े भाई साहब कभी खेलने नहीं जाते थे,
क्योंकि वो जानते थे कि छोटा भाई उनसे भी 4 गुना आगे निकल जाएगा। इसलिए पहले वो इन सारी चीज़ों का लालच छोड़ें, इसके बाद ही वो छोटे भाई को डांट सकते हैं और समझा सकते हैं। चौथा प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को हमेशा दिन रात पढ़ाई करने की सलाह देते थे, खेल कूद से दूर रहने की सलाह देते थे, क्योंकि इससे समय बर्बाद होता है। वो जानते थे कि यदि इतना समय वो अपनी पढ़ाई में लगाए तो वो एक बहुत अच्छा विद्यार्थी बन सकता है और वो सही रास्ते पर आ सकता है। पांचवा प्रश्न है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? बड़े भाई साहब हमेशा उसको लताड़ते थे, डांटते थे, लेकिन कभी उन्होंने उसे पिटाई नहीं लगाई, कभी मारा नहीं। और इस प्रकार उनके शांत व्यवहार को देखते हुए छोटा भाई अनेक फ़ायदे उठाने की कोशिश करता था। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी, अपनी मनमानी पर उतर आया। वह बड़े भाई साहब की नज़रें बचाकर अपना सारा दिन दूसरे आवारा लड़कों के साथ पतंगबाजी की भेंट करने लगा, विभिन्न प्रकार के खेलों और मैच की योजनाएं बनाने लगा और दिन भर वो अपनी किताबों से दूर रहने लगा। तो इस प्रकार ये मौखिक और लघु प्रश्न हैं जिन्हें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखना है और इन्हें समझ करके तैयार करना है। धन्यवाद।